नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास एसएससी घटना चक्र वाली बुक से, उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत, इसके अलावा मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल। पहला क्वेश्चन है आज का, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो टोटल कितने महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में? 16। प्राचीन भारत में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद मौजूद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। जो 16 महाजनपद है ना, इनका जो हमने गूगल वगैरह चल रहा है कि 16 महाजनपद थे उस टाइम, तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें बता रखा है कि भारत में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जो है ना 16 महाजनपद थे भाई। ठीक है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? तो कितने महाजनपद थे टोटल? 16। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और छठी सदी के शुरुआत में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? तो ये था वैशाली। ठीक है। 7वीं और छठी सदी की शुरुआत में वैशाली एक राजशाही राज्य नहीं था। ठीक है। बाकी ये जो सारे थे ना, ये राजशाही राज्य थे। एक वैशाली नहीं था, या एक गणतंत्र था बस खाली। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? इसका कहने का मतलब जो हर्यक वंश था ना, उसका पहला राजा कौन था, या ये कह लो हर्यक वंश की स्थापना किसने करी? एक ही बात है। तो किसने करी थी? हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डैश थे। तो हर्यक वंश जो था ना, उसमें तो मगध का पहला शासक कौन बना था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व थे। ठीक है। बिंबिसार का अन्य नाम श्रेणिक था। इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया था। इसका पुत्र था जो अजातशत्रु, उसको वहाँ का जो है ना उपराजा नियुक्त कर दिया था। अंग राज्य को जीतकर अंग का उपराजा घोषित कर दिया था अजातशत्रु। किसने करा था यूँ? इसने, बिंबिसार ने भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? हर्यक वंश के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अजातशत्रु डैश का बेटा था। तो अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु लगभग 492 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व मगध का शासक हुआ। वह अपने पिता के समान ही, मतलब अपने पिता के जैसे ही साम्राज्यवादी था। इसके समय में कौशल का मगध से संघर्ष हुआ। कौशल और मगध के बीच इसके भी, मतलब जो कौशल था ना, कौशल का मगध से संघर्ष हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा, अजातशत्रु के शासनकाल में जो राजगृह की जो सप्तकर्णी गुफा ना, उसमें ना प्रथम भोज संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है। तो याद रख लेना, अजातशत्रु किसका बेटा था? तो ये था बिंबिसार का। और इसके टाइम में क्या हुआ था? कौशल और मगध के बीच संघर्ष हुआ था। और इसके वो बिंबिसार अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा है, सप्तपर्णी गुफा, उसमें वो प्रथम भोज संगीत का आयोजन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? बिंबिसार का। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, डैश चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले, डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी थी। मतलब चौथी शताब्दी से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राजगृह, वर्तमान में इसका नाम है राजगीर, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी थी। ठीक है। कालांतर में पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना मगध की राजधानी बनी। ठीक है। फिर आगे चल भाई, राजगृह था जो राजधानी थी ना, फिर वह पाटलिपुत्र बन गई थी, वर्तमान का पटना मान लो। ठीक है। मगध की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाने वाले बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो कौन सा ऐसा प्राचीन, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था? मतलब ऐसा साम्राज्य कौन था जिसने गणे मतलब घनी बड़ी संख्या में जो है ना भाई हाथियों का यूज किया था? तो कौन सा साम्राज्य था वो? मगध। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मगध प्राचीन भारत का साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। भारतीय हाथियों को युद्ध में अपराजय माना जाता था, मतलब हार नहीं सकते थे इससे हाथी थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे। तो सिकंदर महान कब पैदा हुए थे भाई? 356 ईस्वी पूर्व। सिकंदर महान का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मेसिडोनिया में हुआ।
मैसेडोनिया में हुआ हुआ था। उनकी मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में डैश को हराया था। तो सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाइडेस्पीज अथवा झेलम का युद्ध युद्ध में सिकंदर और भारतीय शासक पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। ठीक है, तो याद रख लेना, सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को हराया था। हाइडेस्पीज कह लो या झेलम कह लो, ठीक है, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ठीक है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था ना, धनानंद, उसको जो यूनानी लेखक थे उन्होंने क्या नाम दिया था उसको? अग्रमीज। ठीक है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं मौर्य काल पे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? 340 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, तो याद रख लेना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। तो कब पैदा हुए थे? 340 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब इसकी डिटेल पढ़ें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो नंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र यानी कि जो आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसकी सहायता ली थी इसने? चाणक्य की। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसको कौटिल्य भी कहते हैं भाई। ठीक है, निम्न में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त कौन से वंश का शासक था? मौर्य का। चंद्रगुप्त 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारतीय महान शासकों में की जाती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। ठीक है, इतना बड़ा था साम्राज्य था इसका। उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बंद किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कौन से धर्म में मान्य था? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला मैसूर चले गए थे। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम समय में जो है अपना राजपाट छोड़ गए जैन साधु था भद्रबाहु उसके साथ श्रवणबेल गोला यानी कि मैसूर चले गए थे। 298 ईस्वी पूर्व के लगभग श्रवणबेल गोला यानी कि मैसूर में उसने जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। इसे जैन धर्म में कौन सी विधि कहते हैं? सल्लेखना। ठीक है, याद रख लेना भाई इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में कहाँ चले गया था? श्रवणबेल गोला यानी कि मैसूर में। ठीक है, मैसूर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो कौन सी झील थी वह? सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। अशोक के राज्यपाल तुषाशप ने बाद में उसमें से नहर निकाली। रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूटने पर उसके प्रांतीय शासक सुविखास ने उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व दूसरा भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का तो पुत्र था और अशोक का पिता था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पिता कौन था भाई? अशोक। अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। यह बिंदुसार का पुत्र था। महान अशोक 273 लेकर 232 ईस्वी पूर्व किस वंश के शासक थे? तो अशोक कौन से वंश का था भाई? मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अशोक महान 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, अशोक 273 ईस्वी पूर्व के लगभग राजा बना तथा 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 273 में राजा बना था लेकिन 4 वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक हुआ।
ठीक है। अशोक के इतिहास प्रसिद्ध का प्रधान कारण अशोक के इतिहास प्रसिद्ध का प्रधान कारण बौद्ध धर्म तथा उसका प्रचार था। ठीक है, बौद्ध धर्म ने मानना था ज़्यादा, उसका प्रचार प्रसार किया था इसने। ठीक है। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो ये थे मौर्य वंश के। अशोक डैश अशोक डैश राजवंश के एक सम्राट थे, तो ये थे मौर्य वंश के भाई। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे भाई? अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है भाई। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। सही सहिष्णु सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। मतलब ये बहुत अच्छा शासक था। इसने ना स्तूप बनवाए थे, उसमें सारे अपने उपदेश है ना उसको लिखवा दिए थे। ठीक है भाई। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश सम्राट में था। तो कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन कौन से सम्राट में था भाई? अशोक। मतलब अशोक नहीं, मौर्य इसका राइटर हुआ। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य सम्राट में था। कंटक शोधन कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय तथा धर्मस्थायी दीवानी न्यायालय था। ठीक है। कंटक शोधन के था फौजदारी न्यायालय तथा धर्मस्थायी दीवानी न्यायालय था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है। फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश था उसमें कौन थे? प्रदेष्टा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो किसने जो है ना 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो किसने किया था भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। इसने क्या किया था? 1877 में अशोक के जो शिलालेख थे ना उनका एक सेट प्रकाशित कर दिया था इसने। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जो अशोक के जो शिलालेख थे ना वो सबसे पहले किसने पढ़ा था, मतलब उनके जो श्लोक थे, ठीक है, जो उसके जो शिलालेख थे सबसे पहले किसने पढ़े थे? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाले पहले विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने जनता तक अपने संदेश पहुंचाने खातिर पत्थर की सतह पर सारे कुछ लिखवा दिया था? तो कौन था? अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है। अशोक जो है ना, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने शिलालेखों एवं अभिलेखों द्वारा प्रजा और अधिकारियों को संदेश पहुंचाने का प्रयत्न किया। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं ना वो प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो राजा अशोक की उस पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार खातिर भाई जिसने उसको कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी दी थी? ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी थी। तो कौन थी उसकी? अशोक की लड़की का क्या नाम था? अशोक की लड़की का नाम था संघमित्रा। ठीक है। राजा अशोक की पुत्री संघमित्रा थी जिसे उसने एक बौद्ध मशीनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। संघमित्रा को अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ श्रीलंका, ठीक है, सिहल द्वीप तथा ताम्रपर्णी के नाम से भी ज्ञात में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र तो इसका लड़का था अशोक का और संघमित्रा इसकी लड़की थी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार खातिर है ना अशोक ने संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था भाई। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्रह्मी लिपि को समझा था? तो निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्रह्मी लिपि को समझा था? तो किसने समझा था भाई? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार ब्रह्मी लिपि को समझा था। उन्होंने ब्रह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों यानी कि शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के जो शिलालेख थे वो कौन सी लिपि में थे? ब्रह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख, ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेख, एक तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी ना होकर खरोष्टी है। दो ऐसे अभिलेख हैं जिसकी जो लिपि है वो खरोष्टी है। कौन कौन से हमें? एक तो है शाहबाजगढ़ी अभिलेख और एक है आपका मानसेहरा। इनकी जो लिपि है वो ब्रह्मी ना होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामेक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों से लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से
अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये उसके भाई बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ से कौन से अभिलेख प्राप्त हुए और उनकी भाषा लिपि कौन कौन सी है। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन आया था? शुंग वंश। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था भाई मौर्य वंश का अंतिम शासक? बृहद्रथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार तो एक वंश का था, अभी पढ़ा था हमने, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व था। मतलब इसका शासनकाल था जो बिंबिसार का, यह हर्यक वंश से संबंधित था। शेष अन्य शासक मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद देखो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना चंद्रगुप्त मौर्य आधुनिक पटना चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेलस्नीज ने विस्तृत विवरण दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी भाई? पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कलिंग का युद्ध वर्ष डैश में हुआ था? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय हुई थी। ठीक है, जो अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध, और इसमें क्या था? अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में एक स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। जो कलिंग युद्ध हुआ था ना 261 ईस्वी पूर्व में, तो अशोक ने भाई इसमें ना इस युद्ध में बहुत सारे बंदों की मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा मचा दिया था, तो उस तो परेशान हो गया था, तभी तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान था। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से विख्यात थे। कौटिल्य ने विष्णुगुप्त को और उसने भी चाणक्य का, एक ही व्यक्ति के नाम ही। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ। इन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो पूछ रहा है वही, जो अर्थशास्त्र वो किससे संबंधित है? राजनीति से। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने करी थी? चाणक्य ने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, सब एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है भाई? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण भाग, ठीक है, 180 प्रकरण यानी कि उपभाग, 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है। इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य का जो अन्य नाम है वो क्या है? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित था। उसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चाणक्य को इतिहास में कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बिहार। ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कौन सी उसमें है भाई? बिहार में है, बिहार में पाई जाती है। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बिहार में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए गुहा आवास बनाए गए थे। यह चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के प्राचीनतम नमूने हैं। अशोक के समय बराबर पहाड़ियाँ गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सुप्रसिद्ध है। ठीक है, ये बनाए थे भाई किस राज्य में अशोक का जोगढ़ प्रस्तर शिलालेख स्थित है? तो किस राज्य में है भाई? यो आपका ओडिशा में। अशोक का जोगढ़ प्रस्तर शिलालेख ओडिशा में स्थित है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसको सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में जो पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्भुज नहीं भाई, चतुर्मुख है। ठीक है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है, इनकी शेर की आकृति, जो शक्ति का प्रतीक है।
इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपनी प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। तो याद रख लेना, जो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसको सिंह चतुर्मुख सतम शिलालेख, ठीक है, यानी कि शेर का वो चित्र। निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों यानी कि प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर उत्कीर्ण किया था? तो ये कौन था भाई? अशोक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी था। आगे बढ़ जाते हैं। सोन भंडार गुफा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? आपकी बिहार में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सोन भंडार गुफा बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है। इन गुफाओं को आमतौर पर 3री और 4ठी शताब्दी का माना जाता है। हालांकि कुछ लेखकों ने इन गुफाओं का समय मौर्य शासनकाल का माना है। अगला क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने किया था? तो सांची में स्थित जो बौद्ध स्मारक है उनका जो निर्माण वो किसने किया था? मौर्य राजवंश। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये सांची कहाँ पर आपका? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व था। सांची के बौद्ध स्मारक देश में है, तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो जो सांची है इसकी खोज कौन से सन में हुई थी? 1818 में। सांची की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा 1989 में सांची स्तूप को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो वो स्थान कौन सा है? सांची। ठीक है, सांची इसका राइट आंसर होगा भाई। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची में द ग्रेट स्तूप नंबर 1 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो यह दमेक। सारनाथ में स्थित दमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो दमेक इसका राइट आंसर होगा। सारनाथ में स्थित दमेक स्तूप का निर्माण मूलतः महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्तंभों को दर्शाते हैं? तो निम्न में से कौन से स्तंभ सेल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मौर्य स्तंभ सेल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। मौर्य काल में अधिकांश स्तंभ सेल पत्थर को काटकर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ इसका राइट आंसर होगा। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर यानी कि मौर्यों के बाद का काल। ठीक है, निम्न में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन था? पाणिनि। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। पाणिनि को संस्कृत का प्रथम व्याकरणाचार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है भाई? अष्टाध्यायी। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था विक्रम संवत? 57 ईस्वी पूर्व 57 में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत भारतीय और नेपाली पंचांग में समय गणना की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो जो गांधार कला है वो किन 2 कलाओं का संयोजन है भाई? ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानी। ठीक है, भारतीय और यूनानी आकृतियों की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शंख और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध कहा जाता है। इस काल को इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। अंतः स्पष्ट ग्रीको रोमन और बौद्ध आर्ट को गांधार स्कूल की 2 कृतियों के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है भाई आपका गांधार। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो यह है भाई गांधार कला। ऑप्शन नंबर ए।
गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो ये कौन से साम्राज्य का था? सातवाहन। गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सातवाहन साम्राज्य का महानतम शासक था। उसे नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, नासिक अभिलेख में इसको इसके लिए क्या शब्द का यूज हुआ है? एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय या ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। गौतमीपुत्र सातकर्णी डैश शासक था। तो ये सात गौतमीपुत्र सातकर्णी एक डैश शासक था। तो ये सातवाहन शासक था। निम्न में से किसकी इसका सही मेल नहीं है? तो सही मेल नहीं है वो बताना है भाई। पहले में है महाकाल मंदिर उज्जैन, श्री श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला और सूर्य मंदिर कोणार्क, जैन मंदिर खजुराहो। ठीक है मन। तो भाई देखो, महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ये तो ठीक हो गया ना भाई। इसमें श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला कर्नाटक आदि शंकराचार्य से संबंधित है, यू भी ठीक है। पूरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। ठीक है, जो सूर्य देव का पूरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। ठीक है, खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। यह मंदिर वैष्णव शैव और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जैन मंदिर आपका कहाँ पर है? जो इसमें है ना सारे के सारे ठीक है भाई। ठीक है, जैसे आपका महाकाल मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। श्रृंगेरी मठ या चिकमंगलूर जिला। ठीक है, जो श्रृंगेरी मठ है वो चिकमंगलूर जिले में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। ठीक है, जैन मंदिर खजुराहो में है। सारे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस शतम किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? विदिशा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विदिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस शतम किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये विदिशा इसका राइट आंसर होगा भाई। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस शतम भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेस नगर के पास स्थित है। इसका निर्माण द्वितीय शताब्दी से पूर्व में हेलियोडोरस ने करवाया था। यह यवन शासक एंटियालिकिटस के राजदूत के रूप में शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। तो भाई इसमें छोड़ ही देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है मेरे भी। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है किसकी पवित्र पुस्तक है? तो जैन अवेस्ता जो है, अवेस्ता जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये किसकी पवित्र पुस्तक है भाई? जरथुस्त्र धर्म। ठीक है भाई, जरथुस्त्र धर्म। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाई इसका। उन्हें बोलना को नहीं आ रहा है। अवेस्ता जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है, ये जरथुस्त्र धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने मौर्य वंश पढ़ा, मौर्योत्तर काल पढ़ा, तो इसमें हमने कई चीज़ पढ़ी है। तो हमने पढ़ा है 6ठी शताब्दी से पूर्व के बाद का भारत, फिर हमने मौर्य वंश पढ़ा, मौर्योत्तर काल पढ़ा, और एक ये क्या था, एक मिनट भाई बता देता हूँ इसमें किसके पढ़े हैं। हाँ देखिए मौर्योत्तर काल, इसमें एक तुमने 6ठी शताब्दी से पूर्व के बाद का भारत, ये जो एक मिनट भाई कितने है वो, या देखो इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े। एक तो 6ठी शताब्दी से पूर्व के बाद का भारत, फिर हमने पढ़ा मौर्य वंश, फिर मौर्योत्तर। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने कंप्लीट करे हैं इस वीडियो में। वीडियो जरूर थोड़ी लंबी है भैया, लेकिन इसे 2 गुना में करके देखोगे, इतने कम समय में इतनी जानकारी दी है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा भाई। ठीक है, ये बुक में कंप्लीट कराऊंगा, तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जय हिंद।